So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 11 देख रहे हैं. ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे. ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, मतलब डीएनए से डीएनए बनने को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होती है डीएनए रेप्लिकेशन? यस, आप बोल सकते हो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन होती है. अब सेल के किस कंपार्टमेंट में होती है? हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है और ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. आप देखो, ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है, बट ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में हो रही है. ये आपका एक क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ठीक, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है. ठीक है, जिससे क्या बनेगा बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन होगी. दो हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे बच्चे, ये ब्लैक कलर के. सबसे पहले ये सेपरेट हो जाएंगे, एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, और इनसे न्यूली सिंथेसाइज रेड कलर का स्ट्रैंड बनेगा. ठीक है बच्चे, तो ये इसकी एक डीएनए बन गया और एक डीएनए ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड. तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे कितने धागे बन गए? 4 धागे बन गए, तो मतलब 2 कॉपी बन गई डीएनए. ठीक है बेटा, तो सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी, जैसा आपके यूकैरियोटिक सेल में होगा. ठीक है बेटा, ओके. अब हम इसका, ये है इसका बेसिक जो आपको पता होना चाहिए बच्चे. ठीक है, ये बेसिक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म और डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन यूकैरियोटिक सेल ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, ठीक. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल. किसके केस में? यूकैरियोटिक सेल में. अच्छा, लोकेशन कहाँ होती है बच्चे? सेल के साइटोप्लाज्म में और सेल के न्यूक्लियस में. साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल रेप्लिकेट करता है और सेल के न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए से डीएनए बनाएंगे. ठीक बच्चे, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या डीएनए का सारा कंप्लीट पार्ट जो होता है वो क्या करता है, मतलब रेप्लिकेट करता है? नहीं, डीएनए का कुछ पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ डीएनए वेयर इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ रेप्लिकेशन, उसको हम रेप्लिकॉन कहते हैं. जैसे इतना सा पार्ट डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, इतना सा पार्ट डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, इतना सा पार्ट डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, उनको हम रेप्लिकॉन कहते हैं. जितना भी हम आगे पढ़ेंगे बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन में, तो हम रेप्लिकॉन के पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पे डीएनए पे एक रेप्लिकॉन लेके आ रहे हैं. ये आपका रेप्लिकॉन है. ठीक है बच्चे, ये पार्ट. तो सबसे पहले लोकेशन समझ आ गया और कहाँ पे रेप्लिकेशन होती है वो समझ आ गया. अब हम देखते हैं कि ओरिजिन क्या है बच्चे. ओरिजिन एक वो साइट होती है डीएनए की जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, ओरिजिन रेप्लिकॉन के अंदर वो साइट होती है जहाँ पर क्या होता है बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है. ओरिजिन ऑफ डीएनए कौन सा होता है बच्चे? ORI साइट कौन सी होती है डीएनए की, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. डीएनए ओपन होगा बच्चे सेंटर पे. ठीक है, ओरिजिन साइट कौन सी होती है? जहाँ पर डीएनए ओपन होता है सेंटर पे, है ना, और स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन. डीएनए कभी भी टर्मिनस साइट से ओपन नहीं होता, ये इसकी टर्मिनस साइड होती है. डीएनए कहाँ से ओपन होगा? ORI साइड से, सेंटर से. और क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे. अब आपको ये दिख रहा है बच्चे, डीएनए ओपन हो गया है रेप्लिकॉन से. ठीक है, तो ये हमारा रेप्लिकॉन था. ठीक है, ये रेप्लिकॉन था जहाँ से डीएनए ओपन हुआ है. ठीक, अब डायरेक्शन क्या रहती है डीएनए की, आपने देखना है. डीएनए जो होता है बच्चे बोथ डायरेक्शन में रन करता है. मानो जैसे इस साइड से इधर भी और इधर से इधर, रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होती है. कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ. हमें जो बताया जाता है बच्चे, इसमें से एक पार्ट कट करके एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाई जाती है जो हमें शो की जाती है. तो इसका मतलब जैसा इस साइड चलेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा ही इसमें भी चलेगा, ऐसा ही इसमें भी चलेगा. तो हमें एक बताया जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, जिसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन समझते हैं. अब देखो बच्चे,
कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है? ये वो पॉइंट है बच्चे रेप्लिकॉन का जहाँ से डीएनए ओपन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये ओआरआई साइट है, ये डीएनए से ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कट कर दिया और एक पार्ट बताया जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो अब आप बोल सकते हो बच्चे हमारे पास डीएनए का एक 3 प्राइम एंड है और एक 5 प्राइम एंड है, ठीक है बच्चे। तो अब आप देख सकते हो ये ओपन डीएनए जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब बताओ जो शुरू में मैंने आपको रेप्लिकॉन बोला था, एक रेप्लिकॉन के अंदर एक ओरिजिन साइट है बच्चे, एक रेप्लिकॉन के अंदर 2 टर्मिनस साइड हैं, एक ये साइड और एक ये साइड थी, और एक रेप्लिकॉन के अंदर 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनी थी, एक रेप्लिकॉन के अंदर 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनी थी, एक ऐसी जो हमने कट की बच्चे, एक ऐसी जो हमने कट की। तो एक रेप्लिकॉन के अंदर 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होती हैं, नॉट सेपरेट, ज्वाइन टुगेदर, दोनों इकट्ठी होती हैं, ठीक है बच्चे। 2 टर्मिनस एंड होते हैं और एक ओरिजिन साइट होती है। हमारी एनसीईआरटी कैसे बताती है रेप्लिकेशन फॉर्क? कुछ ऐसे करके हमारी एनसीईआरटी ने शो की है। पोलैरिटी पे ध्यान देना, 5 to 3 और 3 to 5 इंटीग्रल, ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो सेम प्रोसेस है बच्चे, ये ओआरआई साइट है, हम सिर्फ रेप्लिकॉन वाले पार्ट को देखेंगे, ये ओआरआई साइट है। अब क्या ये डीएनए अपने आप ओपन हो जाता है? नहीं, यहाँ पे एक हेलिकेस एंजाइम आएगा बच्चे जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस डीएनए को खोल देगा। जैसे पहले कैसे था, ये ए टी के साथ जुड़ा था, टी ए के साथ, जी सी के साथ और सी जी के साथ ऐसे जुड़ा था। अब हेलिकेस एंजाइम आकर इनको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ओपन हो गया। अब इस ओपन डीएनए को बंद नहीं होने देगा कौन सा प्रोटीन? एसएसबी। कौन सा प्रोटीन? जैसे बच्चे हमारे पास डीएनए ओपन हो जाता है, डीएनए ओपन हो गया, तो अब इस डीएनए स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन आ जाती है जिसको हम एसएसबी कहते हैं। अब ये क्या करती है? इसको जुड़ने नहीं देगी, ठीक है बच्चे, ये अनवाइंड करके रखेगी डीएनए को, डीएनए की अनवाइंड। कौन सी प्रोटीन? एसएसबी, ठीक है बच्चे। अब जैसे ये सेंटर से डीएनए ओपन होता है तो यहाँ पर एक नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, यहाँ पे एक नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, प्रेशर पड़ता है इस पर। जब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को डिक्रीज कौन करेगा बच्चे? टोपो आइसोमरेज एंजाइम आएगा, वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये रेप्लिकेशन फॉर्क आ जाती है बच्चे, ठीक है। अब रेप्लिकेशन फॉर्क आ जाती है जिसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन समझते हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हमें डीएनए पॉलीमरेज समझना पड़ेगा कि डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है। सबसे पहले हमें डीएनए पॉलीमरेज समझना पड़ेगा कि ये एंजाइम क्या है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने देखा न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैसे बनता है बच्चे? बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक नया स्ट्रैंड बनाता है ओल्ड स्ट्रैंड से। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो हो रही है बच्चे, तो वो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही हो रही है, ठीक है। अब देखो जैसे एक स्ट्रैंड ये है, मानो ये पुराना स्ट्रैंड है, हम नया स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। ये ओल्ड है, ये न्यू है, न्यू बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, बट न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने का बेस क्या होगा? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बच्चे। अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड पे नाइट्रोजीनियस बेस प्रिडिक्ट किए हुए हैं तो दूसरे स्ट्रैंड पे नेचुरली बन जाएंगे, टी के सामने ए और ए के सामने टी, है ना बेटा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक स्ट्रैंड के ऊपर ए और टी जो हैं ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। एक स्ट्रैंड के ऊपर जो दो बेसिस होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, बट आपके डिफरेंट स्ट्रैंड को जुड़ाने के लिए जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है बेटा। तो बॉन्ड कौन सा बना बच्चे? यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, किसके बीच में? ए और टी के बीच में, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, मानो ये जैसे हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है और ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड स्ट्रैंड है तो ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड पे देखो, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा तो उसका सबस्ट्रेट क्या होगा, ये चीज़ याद रखो बच्चे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास ए टी जी सी पहले वाले स्ट्रैंड पे होगा तो ए के सामने टी ए जी सी होगा, टी ए जी सी होगा, तो मतलब सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? ए टी जी सी ही हो सकता है बच्चे, है ना। समझ रहे हो बच्चे। मानो जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास सी जी टी
ए है, ये ओल्ड स्ट्रैंड पे है। तो ये बोल रहा है कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड पे क्या सबस्ट्रेट आ सकता है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड पे जुड़ने के लिए कौन कौन से बेसिस आएंगे उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा और सी के सामने जी आएगा, मतलब GCAT, ठीक है बेटा। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो सबस्ट्रेट है इसका मॉलिक्यूलर नेम क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो हमें पता है बच्चे कि अगर इसमें 3 फॉस्फेट हैं तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, ATP बनेगा, TTP बनेगा क्योंकि ट्राइफॉस्फेट है ना, GTP बनेगा, CTP बनेगा। तो ए किसका आ गया, ये आ गया सबस्ट्रेट का, ये T इसका आ गया, ये G इसका आ गया, ये C इसका आ गया। तो आगे क्या बोल रहा है, ट्राइफॉस्फेट है तो सबके साथ ट्राइफॉस्फेट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो जैसे ये शुगर है बेटा, है ना, इस शुगर के साथ ये नाइट्रोजनियस बेस A है, ठीक, और इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब जुड़ता है तो पहले न्यूक्लियोटाइड की शुगर होती है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप होता है, आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा बच्चे, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ जाएगा। बट यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ रहा है तो ये ट्राइफॉस्फेट है, क्योंकि इसके जो 2 फॉस्फेट है ना बच्चे, ये टूट जाएंगे और ये दोनों फॉस्फेट क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे DNA की एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। सबस्ट्रेट का कंक्लूजन क्या है, सबस्ट्रेट का ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चे, ठीक है। क्या करेगा, 2 फॉस्फेट रिलीज करेगा जिससे ATP प्रोड्यूस होगा और ये ATP यूज हो जाएगी एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। और ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, ये जो सबस्ट्रेट होता है बच्चे एक्ट करता है वहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह, ठीक है। ये ATGC जो है बच्चे ये एक्ट करता है सबस्ट्रेट की तरह। क्लियर हो गई बच्चे ये बात। अब देखो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट वो होता है बच्चे जिससे हमारा DNA बनना होता है, मतलब ओल्ड स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट बोलते हैं जो आगे न्यूली सिंथेसाइज DNA बनाएगा। DNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ये 2 कंडीशन पे काम करता है। 2 कंडीशन कौन सी है, बोलता है कि मुझे एक तो पॉलीमराइज करना है 5 to 3 डायरेक्शन, मतलब मैं जब भी नए न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा तो मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ाऊंगा और एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाऊंगा, ठीक है। एक तो ये आ गया, मतलब जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी वो 5 to 3 ही बनेगी, 3 प्राइम एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और डायरेक्शन उसकी 5 to 3 होगी। दूसरी कंडीशन बता रहा है कि मैं शुरू नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये बता रहा है कि मैं OH ग्रुप शुरू से ही नहीं जुड़ा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक RNA प्राइमर का स्ट्रेच चाहिए, इट रिक्वायर्ड प्राइमर, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, एक तो मैं 5 to 3 बनाऊंगा, ये बात तो समझ आ रही है, 5 to 3 बनाऊंगा, सही है। बट दूसरा बोल रहा है कि मुझे एक छोटा सा RNA का स्ट्रेच चाहिए, RNA का एक पीस चाहिए जो किससे, RNA प्राइमेज से बना हुआ है, एंजाइम से, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा स्ट्रेच यहाँ पे इसको मिल गया RNA का, ए क्या बनाएगा, ए के आगे क्या बनेगा, यू बनेगा, क्योंकि RNA के अंदर एडेनिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है ना, थाइमिन की जगह यूरेसिल बनाता है RNA में एडेनिन। तो फिर आगे T के अपोजिट में A आ जाएगा बच्चे। अब जैसे ये स्ट्रेच मिल गया तो ये 5 to 3, स्ट्रेच की पोलैरिटी क्या होगी, 5 to 3, ऐसे करते करते अब तो ये आगे न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ाता जाएगा, अब ये न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ाता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको समझा कि ये 3 प्राइम एंड है तो 3 के अपोजिट में 5 जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ऊपर अगर 3 था तो इधर क्या होगा 5, तो 5 के अपोजिट में 3 है, ठीक है, 5 के अपोजिट में क्या है 3 है। तो मानो जैसे ये इधर 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, तो वो बोल रहा था कि मैं ऑलवेज 5 to 3 चलूँगा, तो फिर दूसरा स्ट्रेच कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चे, दूसरा स्ट्रेच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, फिर ऐसे खींचते खींचते इसके अपोजिट में 3 आएगा तो इधर 5 होगा, ठीक है। अब देखो ज़रा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस क्या है। देखो बच्चे, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये RNA प्राइमर एक इधर आ गया और एक RNA प्राइमर यहाँ पे आ गया, क्योंकि ATGC ये तो रहेगा ही ना बच्चे इसके ऊपर, ये तो इसके ऊपर रहेगा ही क्योंकि ये ओल्ड स्ट्रैंड है, तो इसने कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनानी है। A के सामने क्या U आएगा, यस, क्योंकि RNA का स्ट्रेच है, A के सामने U आएगा। अब T के सामने बच्चे क्या आएगा, T के सामने A आएगा। अब आगे जुड़ते जाएंगे, बट कैसे जुड़ रहे हैं, 5 to 3 जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, क्योंकि ये 5 to 3 चलाता है, तो 5 प्राइम को यहाँ पे आना पड़ेगा, सही है। अगर यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा,
तो पहला स्ट्रेच यहाँ पे बना, फिर 5 to 3 ऐसे आगे चलते जाए, फिर ये पूरा आस्ता आस्ता हेलिकेस इसको खोलता जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक डीएनए से एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। वो हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक का पूरा प्रोसेस आप लोग याद करो और नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे डीएनए को देख सकते कैसे ओपन कर देते हैं। ये पूरा डीएनए हम खोल देंगे, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का आधा पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट 1 हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।